नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 22 अगस्त का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है, नया सेशन होगा वो होगा 22 अगस्त का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विश्व संस्कृत दिवस का इतिहास 1969 से शुरू होता है, जब भारत सरकार ने संस्कृत व्याकरण विद पाणिनि की 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में 19 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला संस्कृत दिवस 1969 में मनाया गया था, जिसका विषय था संस्कृत ज्ञान की भाषा। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2019 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है, उसने 19 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया था। यूनेस्को ने 2019 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में 19 अगस्त को घोषित किया था, और भारत में सबसे पहली बार 1969 में मनाया गया था। आगे देख लेते हैं हमारे अगस्त के कुछ दिवस हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस 20 अगस्त को। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस 16 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। विश्व अंगदान 13 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय शेर दिवस 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ दिवस थे अगस्त के, जिनको हमने रिवाइज किया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। किसने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद एयरपोर्ट ने अभी हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार तीसरे वर्ष इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। लगातार तीसरे वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, उसने ये अवार्ड अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रियो हलंगधर को अभी हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने डोमिनिकन गणराज्य में होने वाले 8वें अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रियो हलंगधर को चुना है। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने डोमिनिकन गणराज्य में होने वाले, मतलब ये मेघालय की हैं, कौन, रियो हलंगधर जो हैं ये मेघालय की है, जिनको अभी हाल ही में फीफा ने सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त किया है। 34 वर्षीय रियो हलंगधर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी बनने वाली उवेना फर्नांडिस के बाद दूसरी भारतीय हैं। उवेना फर्नांडिस पहली भारतीय थी और ये दूसरी भारतीय बन गई हैं जो विश्व कप में सहायक रेफरी बनी है। उवेना फर्नांडिस जॉर्डन में आयोजित 5वें फीफा वर्ल्ड जो अंडर 17 महिला विश्व कप 2016 में हुआ था उसमें रेफरी थी, और ये अभी 2024 में जो अंडर 7 का 8वां संस्करण होने वाला है उसमें रियो हलंगधर को सहायक रेफरी बनाया गया, तो दूसरी भारतीय है। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चाइना में किया जाएगा बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चाइना की बात करें तो राजधानी यहाँ की बीजिंग और मुद्रा यहाँ की युआन या रेनमिनबी है। इंडिया की राजधानी
आपको पता ही है, नई दिल्ली। और मुद्रा रुपया। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। योनेक्स BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन के नानचांग में किया जाएगा। मिश्रित टीम चैंपियनशिप जो है, जिसको सुहांडीनता कप भी कहते हैं, ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होगा। और व्यक्तिगत चैंपियनशिप, जिसे आई लेवल कप कहते हैं, वो 7 से 13 अक्टूबर के बीच चीन के नानचांग में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नशा मुक्त अभियान को शुरू किया गया है? किस राज्य में नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम में अभी हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया है, नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम की बात करें तो राजधानी क्या है? गंगटोक। और यहाँ के स्थापना दिवस है 16 मई 1975। यहाँ के जो गवर्नर ओम प्रकाश माथुर अभी हाल ही में बने हैं, ओम प्रकाश माथुर। और यहाँ के CM है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक के शक्ति कुंड में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना है, मतलब नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसको अभी हाल ही में किसने शुरू किया? सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उनके द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रित HFHSD बंकर लॉन्च किया गया? किस बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रित HFHSD बंकर लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह में अभी हाल ही में भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रित HFHSD बंकर लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो BPCL है, उसने मुंबई बंदरगाह पर एक OMC द्वारा पहला बायोफ्यूल मिश्रण हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल जो है, हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल जो है HFHSD, जो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर लॉन्च करके भारतीय समुद्री उद्योग में एक नया मापदंड स्थापित किया है। समुद्री उद्योग वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए BPCL द्वारा बायोफ्यूल मिश्रित जो है हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर की शुरुआत शिपिंग कंपनियों को पारंपरिक ईंधन के लिए एक स्वच्छ बायोडिग्रेडेबल विकल्प प्रदान करती है। यह पहल न केवल पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करती है, बल्कि भारतीय बंकरिंग बाजार में एक नेता के रूप में BPCL की स्थिति को भी मजबूत करती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? आनंद महिंद्रा को अभी हाल ही में कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना में स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन अभी हाल ही में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें, राजधानी हैदराबाद है। स्थापना दिवस 2 जून 2014। यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी हाल ही में बने हैं जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर। यहाँ के CM है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना की CM का नाम है। बात करें तो महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को तेलंगाना में नव स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वह 1 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनसे पहले नए विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया था, जो कौशल अंतर को दूर करने और छात्रों को रोजगार योग्य बनाने की योजना बना रहा है। तो 1 साल के लिए तेलंगाना में जो नव स्थापित यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है महिंद्रा जो समूह है उसके चेयरमैन आनंद महिंद्रा को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आई FSI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य हैं? जो FSI की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देश भर में बिक रहे 12% जो मसाले हैं वो खाने योग्य नहीं है FSI की रिपोर्ट के अनुसार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विभिन्न देशों द्वारा मसालों में मिलावट के जोखिम के लिए उठाए गए
कदमों के बाद भारतीय अधिकारियों द्वारा जांच के लिए एकत्रित नमूनों में से करीब 12% मसाले गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। इस साल ही अप्रैल में एमडीएच और एवरेस्ट ब्रांड के मसालों में मिलावट होने की शिकायत के बाद हांगकांग ने कुछ मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो फसाई है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने मसाला मिश्रणों की जांच के लिए नमूने एकत्र किए थे। हांगकांग के बाद ब्रिटेन ने भी भारत से सभी मसालों के आयात पर सख्ती दिखाई और न्यूजीलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वे ब्रांडों के साथ संबंधित मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत रॉयटर्स द्वारा प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि मई से जुलाई महीने की शुरुआत के बीच जो जांचे गए मसाले हैं उनमें 4054 नमूनों में से 474 नमूनों की गुणवत्ता जो है वो उचित मापदंड पर सही नहीं है। मतलब ये ठीक नहीं है। लगभग 12% जो मसाले हैं वो खाने योग्य नहीं है भारत में जो बिक रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसे नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। धीरज मोहन बनर्जी को अभी हाल ही में नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एमेरिटस वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के प्रीकैम्बियन तलछटी चट्टानों के फास्फोराइड्स, आइसोटोप भूविज्ञान और कार्बनिक भू रसायन विज्ञान पर उनके विशिष्ट और अग्रणी कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में 3 टीमों सहित कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये डिटेल लिखा है, आप बाकी देख लीजिएगा कितने पुरस्कार किसको किसको प्रदान किए गए हैं। बाकी जो एमेरिटस वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अशोक कुमार सिंह को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो श्री अशोक कुमार सिंह आईएएस ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। श्री अशोक कुमार सिंह केरल कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो केरल सरकार के जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तरुण चुग जो है उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रिसेपिंग इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक लिखी गई है तरुण चुग के द्वारा। बात करें तो भाजपा महासचिव तरुण चुग की पुस्तक मोदीज गवर्नेंस टाइम्स रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया है। यह पुस्तक मोदी सरकार के अंत्योदय मिशन को दिशा देने वाली दूरदर्शी पहलों और सुधारों की गहन खोज प्रस्तुत करती है। यह नरेंद्र मोदी की नीतियों के व्यापक दायरे की जांच करती है, जिसमें घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया मेक इन इंडिया अभियान भी शामिल है। इस पहल का विश्लेषण माल और सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन के साथ साथ मतलब जो मोदी सरकार की जो विभिन्न पहल हैं, योजनाएं हैं, मिशन हैं, उनको इस पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रशांत महासागर में उठे तूफान एमपिल ने किस देश को प्रभावित किया? प्रशांत महासागर में उठे किस तूफान एमपिल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान में अभी हाल ही में आया है जो एमपिल तूफान है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान की बात करें, राजधानी टोक्यो और मुद्रा यहाँ की येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रिटेटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए रिटेटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये जो हेल्पर्स ऑफ नाइट कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी यहाँ की कोलकाता है। स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर है CB आनंद बोस और यहाँ की जो CM है वो ममता बनर्जी है। बात करें तो सरकारी और निजी क्षेत्रों में रात्रिपाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक उपाय जारी किए हैं और रेंटियर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट नामक एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। नए दिशा निर्देश उन मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और छात्रावास में लागू किए गए हैं जहां पहले से ऐसे प्रावधान नहीं हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत महिलाओं के लिए शौचालय सहित अलग से शौचालय स्थापित किए जाएंगे तथा रात्रिकालीन शिफ्ट माने जिसको नाइट की शिफ्ट होगी उसमें महिला स्वयंसेवकों की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। तो ये वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल जो है वो भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेपाल की बात करें तो राजधानी यहाँ की काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा है न्यूगल्टम। रूस की राजधानी मास्को और मुद्रा यहाँ की रूबल है। नेपाल जो है भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। हाल ही में जयशंकर ने, जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ नई दिल्ली में बैठक की जिसके बाद यह घोषणा की गई है। आपको पता है कि जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं आरजू राणा देउबा वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो वहीं पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं और नेपाल के विदेश मंत्री के बीच में ये समझौता हुआ और उसके बाद ये घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी JP नड्डा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने जो वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी अभी हाल ही में दे दी है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन चलाते हैं, उसके PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिविजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।